मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपी पीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अर्थव्यवस्था के 3000 से ज़्यादा क्वेश्चंस को हम लोग कवर अप करेंगे। उसी के लिए ये पूरी सीरीज चल रही है जिसमें हर एक वीडियो में मिलते हैं। सो अगर आप लोग आरओ की तैयारी कर रहे हैं, पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी दूसरे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आप अर्थव्यवस्था को इस जो इकोनॉमी वाले सेक्शन को है अपना आप मजबूत करना चाहते हैं तो इस सीरीज़ को ज़रूर फॉलो करिए। बहुत इंपॉर्टेंट है। यहीं से ही आपको डायरेक्टली क्वेश्चंस जो है एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे। ठीक है, सो आइए स्टार्ट करते हैं आज के अपने सेशन को। वीडियो में हम लोगों ने 50 क्वेश्चन तक कवर अप कर लिए हैं। आज जो है हम 51 नंबर के क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर आपसे पूछा गया है 1951-52 से 2015 और 16 की अवधि के दौरान किस वर्ष स्थिर कीमतों पर भारत की प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर सबसे अधिक रही। तो आपको यहाँ पर बताना है कि 1951-52 से लेकर 2015-16 के बीच में कौन सा ऐसा साल था जब भारत की प्रति व्यक्ति आय में जो वृद्धि दर थी वो सबसे ज़्यादा थी। ठीक है, तो सही आंसर यहाँ पर क्या आएगा? ऑप्शन सी, यानी कि वर्ष 2007-2008। इसको एज इट इज़ याद रखिएगा। एग्जामिनेशन में आपसे ऐसे ही पूछा जाएगा कि 1951-52 से लेकर 2015-16 के बीच की जो अवधि थी, इस ड्यूरेशन में भारत में जो प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई वो कौन से वर्ष में सबसे ज़्यादा हुई? तो 2007-2008, ये आपको याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है वर्ष 1991-92 में भारत में प्रति व्यक्ति वार्षिक आय लगभग कितनी थी? तो इसका जो सही आंसर आएगा वो क्या आएगा? ऑप्शन सी, यानी कि 7,500 रुपये। ठीक है, 91-92 की बात हो रही है, जिसके बाद जो है 1991 में ही जो आपका उदारीकरण की नीति थी उसको अपनाया गया था। उस समय वित्त मंत्री कौन थे आपके? मनमोहन सिंह। और प्रधानमंत्री कौन थे? नरसिम्हा राव। याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर आपसे पूछा गया है विश्व की लगभग 80% जनसंख्या किसके द्वारा सुरक्षित नहीं है? अब ये आर्थिक सुरक्षा है, खाद्य सुरक्षा है, बाल सुरक्षा या फिर सामाजिक सुरक्षा? तो सही आंसर क्या आएगा आपका? सोशल सिक्योरिटी, यानी कि सामाजिक सुरक्षा से विहीन है लगभग 80% जनसंख्या दुनिया की। बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित पर विचार करें। अब ये स्टेट के नाम दे रखे हैं गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। बोला गया है कि प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद के संदर्भ में इन राज्यों का अवरोही क्रम, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर बताना है आपको, सबसे ज़्यादा से लेके सबसे कम की ओर। ठीक है, अगर असेंडिंग होता तो आरोही क्रम होता, ये भी चीज़ याद रखिएगा। अवरोही क्रम की यहाँ पर बात हो रही है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो स्टेट आएगा वो कौन सा आएगा आपका? महाराष्ट्र, सबसे ज़्यादा यहाँ पर। इसके बाद सेकंड प्लेस पर कौन सा आएगा आपका? गुजरात। गुजरात के बाद नेक्स्ट जो स्टेट आएगा वो कौन सा आएगा आपका? तमिलनाडु। और तमिलनाडु के बाद जो अगला स्टेट आ जाएगा वो कौन सा आ जाएगा आपका? कर्नाटक। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं कूट क्या दिया हुआ है। सो 3142, ये यहाँ पर हमारा सही आंसर आएगा। सबसे पहले महाराष्ट्र, फिर गुजरात, फिर तमिलनाडु, फिर कर्नाटक। ठीक है, तो सही आंसर क्या आएगा आपका? 3142, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पर हमारा सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि किस राज्य की प्रति व्यक्ति वार्षिक आय न्यूनतम है? ठीक है, अब न्यूनतम बताना है बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश में। तो सही आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए, यानी कि बिहार। यहाँ पर प्रति व्यक्ति आय जो है वार्षिक आय वो न्यूनतम है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। इस क्वेश्चन में आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? वर्तमान की बात कर रहे हैं। गोवा, पंजाब, महाराष्ट्र या फिर गुजरात? तो सही आंसर क्या आएगा आपका? ऑप्शन ए, यानी कि गोवा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर आपको दो कथन दिए हुए हैं, एक अभिकथन दिया हुआ है और एक उसका रीज़न दिया हुआ, कारण, और उसमें फिर आपको इसको पढ़ के बताना है कि कौन सा यहाँ पर सही है। सबसे पहले अभिकथन की बात करें। हालांकि भारत की राष्ट्रीय आय 1947 से कई गुना बढ़ गई है, प्रति व्यक्ति आय स्तर में कोई उल्लेखनीय सुधार नहीं हुआ है। ठीक है, मतलब ऐसा तो है कि जो नेशनल इनकम है वो 1947 के कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा बढ़ी है, बट ये कहें कि प्रति व्यक्ति आय में कुछ बहुत ज़्यादा क्रांतिकारी चेंजेस हुए हैं तो वो नहीं हुए हैं। ठीक है, दूसरा यहाँ पर जो इसका रीज़न दे रखा है कि भारत की आबादी का एक बड़ा हिस्सा अभी भी गरीबी रेखा के नीचे रह रहा है। ठीक है, सो यहाँ पर अगर देखिए, यहाँ पर अगर हम ये बताएं कि भाई भारत की जो राष्ट्रीय आय है वो कई गुना बढ़ी है वाली बात तो सही है, लेकिन ये कहा जाए कि प्रति व्यक्ति आय में कोई उल्लेखनीय सुधार नहीं हुआ है तो ये चीज़ गलत है।
ठीक है, उल्लेखनीय सुधार तो यहाँ पर हुआ है। ये तो हमारा होगा, पहला वाला तो हमारा सही होगा अभिकथन, ठीक है। अभिकथन सही का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर कि जो आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा सही है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम देखें तो पहला तो स्टेट मतलब जो अभिकथन है वो तो गलत है, जबकि कारण की बात करेंगे, कारण यहाँ पर सही है, यानी कि ऑप्शन डी कि ए असत्य है और आर सत्य है, ये यहाँ पर हमारा सही आंसर आएगा। ऑप्शन डी जो होगा वो यहाँ पर सही आंसर होगा। बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर पूछा गया है, भारत में ग्रामीण आय आमतौर पर शहरी आय से कम है, इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण जिम्मेदार है? पहला, बड़ी संख्या में किसान निरक्षर हैं और वैज्ञानिक कृषि के बारे में बहुत कम जानते हैं। दूसरा, प्राथमिक उत्पादों की कीमतें विनिर्मित उत्पादों की तुलना में कम होती हैं। तीसरा, उद्योग में निवेश की तुलना में कृषि पर निवेश कम रहा है। तो आपको यहाँ पर क्या बताना है कि भारत में जो ग्रामीण आय है वो आमतौर पर शहरी आय से कम है, इसके लिए क्या रीज़न है, ठीक है, ये आपको यहाँ पर बेसिकली बताना है। अब आपको बताना है कि कूट का यूज़ करना है, बताना है कि कौन सा सही है। तो सबसे पहले अगर हम देखें कि बड़ी संख्या में किसान निरक्षर हैं, ये तो बात सही है, और वैज्ञानिक कृषि के बारे में बहुत कम जानते हैं, दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट। तो पहला स्टेटमेंट तो यहाँ पर सही है कि इसी वजह से ग्रामीण जो व्यक्ति है वहाँ पर आय कम है उनकी और शहरों में आय ज़्यादा है। दूसरा, प्राथमिक उत्पादों की कीमतें विनिर्मित उत्पादों की तुलना में कम होती हैं, ये भी ऑब्वियस सी बात है कि जो प्राइमरी प्रोडक्ट हैं उसके कंपैरेटिवली जो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट हैं उनकी कीमतें कहीं ज़्यादा होती हैं। अगर आप आलू और चिप्स की बात कर लेंगे आपको समझ में आएगा कि गांव में अगर आप जाओगे तो 1 रुपये में 2 या 3 आलू भी मिल जाए, लेकिन चिप्स का पैकेट जब आप खरीदने जाओगे तो 10 रुपये का मिलेगा कम से कम। तो वो डिफरेंस है यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद उद्योग में निवेश की तुलना में कृषि में निवेश कम रहा है, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर हमारे कैसे हैं, करेक्ट हैं, क्योंकि ये तीनों ही रिस्पॉन्सिबल हैं जिसकी वजह से ग्रामीण जो आय है वो आज भी कम है शहरों के कंपैरेटिवली। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि पूंजी निर्माण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पहला है, पूंजी निर्माण की प्रक्रिया वित्तीय संस्थानों की बचत और प्रभावशीलता पर निर्भर करती है। दूसरा स्टेटमेंट है कि निवेश जो है वो पूंजी निर्माण का आवश्यक कारक है। यहाँ पर अगर हम बात करें कि कौन सा स्टेटमेंट सही है पूंजी निर्माण के संबंध में, तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है पूंजी निर्माण की जो प्रक्रिया होती है उसमें जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनकी बचत और प्रभावशीलता उस पर निर्भर करती है, ठीक है, पूंजी निर्माण की प्रक्रिया। दूसरा, निवेश जो है, जो इन्वेस्टमेंट है वो पूंजी निर्माण का आवश्यक कारक है, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट हमारे कैसे होंगे, करेक्ट, यानी कि आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। इसमें पूछा गया है कि बचत और पूंजी निर्माण की उच्च दर के बावजूद भारत में जो कम विकास दर है उसका मुख्य कारण क्या है? ठीक है, बचत भी हो रही है, पूंजी निर्माण भी हो रहा है और उच्च दर है दोनों की, उसके बाद भी इंडिया में जो डेवलपमेंट का रेट है वो अभी भी कम है, इसका मेन रीज़न क्या है? तो पहले अगर हम बात करें कि उच्च जन्म दर, इसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है विदेशी सहायता का निम्न स्तर, इसके बाद कम पूंजी और उत्पादन अनुपात, इसके बाद उच्च पूंजी उत्पादन अनुपात। तो सही आंसर क्या आएगा आपका, ऑप्शन डी, ठीक है, ये यहाँ पर हमारा सही आएगा, मेन रीज़न यही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 61 की बात करें। यहाँ पर पूछा गया है, एक उच्च बचत वाली अर्थव्यवस्था होने के बावजूद पूंजी निर्माण के परिणामस्वरूप उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हो सकती है। अब क्यों नहीं हो सकती? कमज़ोर प्रशासनिक तंत्र की वजह से, निरक्षरता की वजह से, उच्च जनसंख्या घनत्व की वजह से, या फिर उच्च पूंजी उत्पादन अनुपात की वजह से। तो सही आंसर क्या आएगा, ऑप्शन डी, यानी कि उच्च पूंजी उत्पादन अनुपात। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से भारत में प्रति व्यक्ति आय की धीमी वृद्धि के मुख्य कारण हैं? ठीक है, जो धीमी वृद्धि होती है हिंदुस्तान में, जो धीमी वृद्धि है प्रति व्यक्ति आय की, तो उसकी जो वृद्धि दर है वो बहुत धीमी है, उसका रीज़न क्या है? ठीक है, क्या उसके रीज़न से, ये यहाँ पर आपसे पूछा गया है। अब इसमें पहला रीज़न दिया गया है कि उच्च पूंजी उत्पादन अनुपात, दूसरा है जनसंख्या वृद्धि की जो उच्च दर है, तीसरा है पूंजी निर्माण की उच्च दर, और चौथा है राजकोषीय घाटे का उच्च स्तर। तो यहाँ पर अगर हम बात करें सही आंसर की, तो पहला स्टेटमेंट तो यहाँ पर सही है कि उच्च पूंजी उत्पादन अनुपात, और दूसरा जनसंख्या वृद्धि की उच्च दर, ये दोनों ही चीज़ें रिस्पॉन्सिबल हैं जिसकी वजह से हिंदुस्तान में प्रति व्यक्ति आय
की जो वृद्धि दर है वो बहुत धीमी है, यानी कि आंसर हमारा क्या होगा, जिसमें 1 और 2 ये दोनों सही होंगे। सो ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर पूछा गया है उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय के निम्न स्तर के पीछे के कारणों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर आप विचार करें। पहला है यहाँ पर कि तेजी से बढ़ती जो जनसंख्या है, दूसरा है उद्यमिता का अभाव, तीसरा है अपर्याप्त बुनियादी सुविधाएं, और इसके बाद नेक्स्ट है आपका जो कृषि का आधुनिकीकरण है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये पहला जो स्टेटमेंट है, मतलब पहला जो यहाँ पर रीज़न दिया ये तो सही है। ठीक है, दूसरा उद्यमिता का अभाव ये भी सही है, तीसरा अपर्याप्त बुनियादी सुविधाएं ये भी यहाँ पर जो है वो सही है। अब यहाँ पर आप देखोगे इस स्टेटमेंट को कि कृषि का आधुनिकीकरण उत्तर प्रदेश में हुआ है, तो ये तो यहाँ पर गलत है, खुद ही पता चल रहा है। ठीक है, तो यानी कि पहला, दूसरा और तीसरा ये तीनों ही यहाँ पर हमारे सही रीजंस हैं। चलो, इसके बाद यानी कि ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पर हमारा, सॉरी ऑप्शन बी जो है 1 2 3 ये यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा, ऑप्शन बी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि देश एक्स में आर्थिक विकास आवश्यक रूप से होगा यदि, अब विश्व अर्थव्यवस्था में तकनीकी प्रगति है, दूसरा एक्स में जनसंख्या वृद्धि हुई है, इसके बाद एक्स में पूंजी निर्माण होता है, और विश्व अर्थव्यवस्था में व्यापार की मात्रा बढ़ती है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या आएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, यानी कि जो देश एक्स है उसमें पूंजी निर्माण होता है, ये यहाँ पर हमारा सही आंसर आएगा। ठीक है, क्योंकि एक्स देश में हम किसकी बात कर रहे हैं, आर्थिक विकास, ये आवश्यक रूप से होगा यदि वहाँ पर पूंजी निर्माण होता है। चलो, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये आज के इस वाले वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें यहाँ पर पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है। श्रम की कम उत्पादकता, कम प्रति व्यक्ति आय, पूंजी निर्माण की कम दर, और प्राकृतिक संसाधनों की कमी। अब कौन सी है जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था की एक विशेषता नहीं है। ठीक है, तो सही आंसर क्या आएगा, ऑप्शन डी, यानी कि प्राकृतिक संसाधनों की कमी, ये भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है। ठीक है, जबकि अगर हम बात करें श्रम की कम उत्पादकता ये है, इसके बाद कम प्रति व्यक्ति आय भी है, पूंजी निर्माण की कम दर भी है, बट जो प्राकृतिक संसाधन है उसकी कोई कमी नहीं है। सो इसी के साथ इस वाले सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग प्रीवियस वीडियोस को देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाइएगा, हर एक वीडियो देखिए और क्वेश्चंस को खुद से लगाने की कोशिश करिए। थैंक यू सो मच।